जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं आप लोगों के लिए फिजिक्स की मैराथन क्लास, जिसमें फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन जो ज़्यादा रिपीट होते हैं वो आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा बिना किसी स्किप के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आप लोग फिजिक्स के और केमिस्ट्री के उससे ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कोर्स के अंदर जाकर। तो कोर्स में जाइए और वहाँ पर इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोधकता आपको पता होने चाहिए मात्रक होने ज्ञात करने के लिए, मात्रक को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, प्रतिरोधकता क्या होती है हमें पता है। रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो क्या होता है? रो एल डिवाइड बाय ए। जहाँ पर ये रो है इसे क्या कहा जाता है? विद्युत प्रतिरोधकता। तो इसका मात्रक हम किस तरह से निकाल सकते हैं? आर क्या है? एक रेजिस्टेंस है, यानी कि एक रेजिस्टेंस है जिसका मात्रक ओम होता है। ये प्रतिरोधकता है। लंबाई का मात्रक मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर इधर चला जाएगा तो कितना आएगा? ओम मीटर। तो ये जो प्रतिरोधकता है इसकी यूनिट कितनी आई? ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जहाज की गति को किसके द्वारा मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? स्पीड ऑफ द शिप नोट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अदिश राशि है? विस्थापन, आयतन, बल और विद्युत तीव्रता। इनमें से कौन सी अदिश राशि? सभी को पता होगा अदिश राशि के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इन विस्थापन और बल और विद्युत तीव्रता ये सभी सदिश राशियां हैं, और जो आयतन है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। तो फ्रेंड्स, क्या होती है उसकी एसआई यूनिट? याद कर लीजिए, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। तो फ्रेंड्स, सापेक्षित घनत्व की सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन मिस हो गया है। एक ऑप्शन आएगा इसमें नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? नन ऑफ दिस होगा। क्यों? क्योंकि जो सापेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व, यानी कि डेंसिटी ऑफ द मैटर डिवाइड बाय जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दोनों डेंसिटी डेंसिटी होती है, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी तो कोई भी इसकी विमा या फिर इसका इकाई नहीं आएगी। तो इसलिए क्या है? एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी राशि नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? घन कोण का एसआई मात्रक फ्रेंड्स क्या होगा? ये आपको याद करना होगा, स्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। तो फ्रेंड्स, पास्कल किसकी इकाई है? आप सभी को याद होगा, ये दाब को, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है पास्कल। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है फ्रेंड्स? ज्योति तीव्रता का, द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा खगोलीय दूरी मापी जाती है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, खगोलीय इकाई या फिर सभी? तो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक और खगोलीय इकाई ये तीनों जो हैं खगोलीय दूरी को मापने की यूनिट होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि? स्केलर क्वांटिटी है। इन सभी में से ऊर्जा, संवेग, बल आघूर्ण या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें दिशा की आवश्यकता, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। संवेग, बल आघूर्ण ये जो दोनों हैं ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? इसमें लंबाई, कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, द्रव्यमान में भी नहीं होती है, वेग और समय में भी नहीं होती। तो जो वेग यानी कि वेलोसिटी वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? यहाँ मीटर में आंसर पूछा है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा कि एक प्रकाश वर्ष में 9.4 समथिंग इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो यहाँ पर पूछा है संवेग। संवेग क्या होता है? ये संवेग और वेग इन दोनों का अनुपात से क्या प्राप्त होता है? तो संवेग का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, m इंटू वी,
और ये v से v कैंसिल, तो आपको भौतिक राशि कौन सी प्राप्त हुई, m, जो कि क्या है, द्रव्यमान यानी कि मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स डाप्सन जो यूनिट है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत की मोटाई, टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किसका क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है, प्रतिबल, विकृति, बल और दाब। बल की तो होती है न्यूटन, दाब की भी आप सभी को पता है, प्रेशर की भी होती है, प्रतिबल की भी होती है, लेकिन विकृति जो होती है फ्रेंड्स, विकृति, इसका राइट आंसर होगा विकृति, और स्ट्रेन बोलते हैं जिसे, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि विकृति क्या होता है, चेंज इनटू लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, मतलब लंबाई और लंबाई में परिवर्तन का अनुपात को विकृति कहते हैं, और ये भी मीटर में होगी और ये भी मीटर में होगी, और मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, नो यूनिट, इसकी कोई भी इकाई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑडियोमीटर से क्या मेजरमेंट किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, थर्म किसका यूनिट है, थर्म इज ए यूनिट ऑफ, तो फ्रेंड्स ये किसका यूनिट है, किसकी, ऊष्मा यानी कि हीट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। द ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय विच, हाइग्रोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं। तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसका प्रयोग किया जाता है, सभी को पता होगा, सोनार का उपयोग किया जाता है, जिसमें तरंगे भेजी जाती है और वो ऑब्जेक्ट से रिटर्न होकर फिर हमें ऑब्जेक्ट की स्थिति को बताती है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर का यूज़ किसके लिए फ्रेंड्स किया जाता है, गैसों के दाब का, यानी प्रेशर ऑफ गैसेस। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या होता है, समान गति होती है फ्रेंड्स। फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म स्पीड होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, समान त्वरण, सेम फोर्स, समान बल होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, समान त्वरण होता है, हैव अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण होता है। तो हॉर्स सडनली अगर चलना स्टार्ट कर देगा तो अश्वारोही ने कि जो घोड़ा चला रहा है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, उसके गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इसका क्या कारण होता है फ्रेंड्स, विश्राम जड़त्व, क्योंकि घोड़ा अचानक गतिमान अवस्था में आ जाएगा और जो व्यक्ति उसके ऊपर बैठा है वो तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा, तो अचानक से ही चलेगा तो उसको पीछे की ओर धक्का लगेगा और ये गिरने की ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। पेड़ की शाखों को हिलाने पर उसमें से फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा फ्रेंड्स, न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्यों लगेगा, क्योंकि पेड़ की शाखा पर फल लगा हुआ है इस तरह से, और हमारा पेड़ कुछ इस तरह से होता है, जैसे हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ इस तरह से हिलता है, लेकिन फल विश्राम अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण उसके टूटने को से वो नीचे गिर जाता है। तो ये क्या है, जड़त्व का नियम, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम, अभी मैंने बताया लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उसकी जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज ना किया जाए। वॉशिंग मशीन जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, वॉशिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। जब 4 किलो द्रव्यमान वाले ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा, तो हमें पता है F = क्या होता है, m × a। और यहाँ पर बल कितना 10 न्यूटन है और द्रव्यमान कितना 4 kg दे रखा है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपसे पूछी है। तो इसको अगर डेट करेंगे तो 4 दूना 8.5 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या चेंज आता है। तो फ्रेंड्स तराजू की रीडिंग में क्या चेंज आएगा, उसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि थोड़ी सी हवा उसके अंदर चली जाएगी तो थोड़ा सा हवा का वेट भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो फ्रेंड्स वैसे तो बिजली की बिल का जो खपत है वो
किलोवाट और के द्वारा मापा जाता है। ये यूनिट होती है बिजली की खपत को ज्ञात करने की। तो इन सभी में उसका आंसर क्या होगा? वॉट। मतलब वॉट छोटी यूनिट है इसलिए उसको किलोवाट में कन्वर्ट करके हमें उसका बिल मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वॉट। घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड किस रूप में घरेलू जो तार हैं, सारी डिवाइसेस है हमारे घर में, वो किस क्रम में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है फ्रेंड्स? वो समांतर क्रम में। क्योंकि अगर श्रेणी क्रम में जुड़ी रहेंगी तो अगर एक डिवाइस ख़राब होगी तो दूसरी डिवाइस तक तो करंट ही नहीं पहुंच पाएगा और यहाँ पर ही हमारा करंट हट जाएगा। इसलिए उनको समांतर क्रम यानी कि पैरेलल सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आर प्रतिरोध के तार को पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध क्या होगा? तो फ्रेंड्स आर हमें पता है क्या होता है? रो एल डिवाइड बाय ए। आर डैश ले लेते हैं हम, उसमें रो सेम होगा। अब लंबाई की क्या बात कर रहे हैं कि लंबाई को आधा कर दिया है, एल डिवाइड बाय 2, और इसका एरिया A1 है और इसका एरिया हम मान लेते हैं A2। अब यहाँ पर गलती ये करते हैं फ्रेंड्स कि एरिया को सेम मान के सब कैंसिल आउट कर देते हैं, उससे आर की वैल्यू गलत आती है। अब यहाँ पर एरिया में आपको क्या परिवर्तन करना है? हमें पता है जो दोनों तार का वॉल्यूम यानी कि आयतन है वो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इनकी जो मोटाई है वो क्या होगी फ्रेंड्स? बराबर होगी, इसलिए आयतन बराबर होगा। आयतन क्या होता है? एरिया गुणित लेंथ। तो इससे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर A1 है, L1 है, A2 और L2 को कितना बोला है कि आधा कर दिया जाए, तो ये L1 का कितना हो जाएगा? हाफ। यहाँ से L1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हम A2 डिवाइड बाय A1 का रेशो निकाल लेंगे, जो कितना निकलेगा? 2:1। अब यहाँ पर वैल्यू हम पुटअप करेंगे, ए रो से रो कैंसिल हो जाएगी, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आर डिवाइड बाय आर डैश। A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा और ये 2 भी A2 के साथ ऊपर चला जाएगा। और A2 और A1 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 2 डिवाइड बाय 1। तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि आर डिवाइड बाय आर डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 डिवाइड बाय 1। तो आर डैश कितना मिलेगा ओरिजिनल का? आर डिवाइड बाय 4। तो क्वेश्चन को इसी तरह से करना है कि जब लंबाई को आधा करें ना फ्रेंड्स, तो उसके एरिया में भी, उसके आयतन में भी, उसके एरिया में परिवर्तन आता है। तो एरिया में परिवर्तन करिएगा, एरिया सेम मत रखना। तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? आर डिवाइड बाय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर का किस लिए यूज़ किया जाता है? ये जो एसी वोल्टेज का अपचय या अपचयन करने के लिए, मतलब एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, इसको जनरेट करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ये किसका नियम है? समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, आर लगाएंगे, तो V इज इक्वल टू IR। ये क्या है? ओम का नियम इसे कहा जाता है। तो ये किसका नियम है? ओम का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो फ्रेंड्स शुष्क सेल में जो होता है ड्राई सेल, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल यानी कि रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो एक समान जो इलेक्ट्रोलाइट यूनिफॉर्म ड्राई सेल होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है फ्रेंड? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उन्हें क्या कहा जाएगा? विद्युत रोधी यानी कि इंसुलेटर कहा जाएगा, क्योंकि उनका प्रतिरोध बिल्कुल अनंत होगा। तो वो अनंत प्रतिरोध वाला जो प्रतिरोध है वो उस चालक में से विद्युत को प्रवाहित होने ही नहीं देगा, उसको फ्लो ही नहीं होने देगा, रोक देगा। इसलिए क्या हो जाएगा? वो इंसुलेटर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर हम सभी को पता है फ्रेंड्स। पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्या होगा? अनंत होगा। वोल्ट मीटर क्या होता है फ्रेंड्स? सीरीज में जुड़ा होता है, 2 पॉइंट के बीच में विभवांतर जो है वो बताता है। तो अगर इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है, तो ये इस तरह से फ्रेंड्स पैरेलल जुड़ा होता है, और पैरेलल जुड़ा होने से इसका जो प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण भरण सेल यानी कि रिचार्जेबल जो सेल होते हैं जिन्हें रिचार्ज किया जा सकता है, उनमें किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है फ्रेंड्स उनमें? केमिकल एनर्जी
संग्रहित होती है। नेक्स्ट है विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक और कुचालक कौन कौन से हैं। तो सर्वोत्तम चालक तो क्या है फ्रेंड्स, चांदी है, और कुचालक क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सीसा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्त बल्ब जो होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है फ्रेंड्स उसमें, मरकरी और नियॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। क्या शो करती है, क्या बताती है वो, चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव बताती, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल। स्थायी चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स किस पदार्थ के बनाए जाते हैं वो, इस्पात यानी कि स्टील की। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टकराती है। तो कौन सी दिशा में टकराती है फ्रेंड्स, ये उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रेरित धारा के लिए, इंडक्ट करंट के लिए, इंड्यूस्ड करंट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, पदार्थ है। तो वो कौन सा है फ्रेंड्स, यहाँ पर बिस्मथ। नेक्स्ट है गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने से वह कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, गति के किस नियम के कारण होता है या किस पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये कौन से नियम पर आधारित है, प्रथम नियम पर, फर्स्ट लॉ पर। और फर्स्ट पहले नियम पर क्यों आधारित है, क्योंकि तो फ्रेंड्स गोली जब चलाते हैं ना तो वो बहुत फास्ट होती है और बहुत कम टाइम के लिए उस ग्लास के कांटेक्ट में रह पाती है, इसलिए उसमें ग्लास में छेद हो जाता है। लेकिन जब पत्थर मारते हैं तो पत्थर बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में, ग्लास के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है और ज़्यादा एरिया भी कवर करता है, इसलिए क्या होता है कि वह टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। तो ये कौन सा नियम से रिलेटेड है फ्रेंड्स, M/V, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग के नियम से। और संवेग का नियम कौन से नियम से रिलेटेड है फ्रेंड्स, ये जो दूसरा नियम है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट फ्रेंड्स संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की काम करता है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है। तो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूमना फ्रेंड्स ये किस पर आधारित है, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, कैंडेला। नेक्स्ट किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स कार्य धनात्मक भी हो, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों। 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। तो फ्रेंड्स 1 किलोवाट, और अभी मैंने बताया किसका है, ये विद्युत की खपत को मापने की इकाई, जो कि क्या है, एक ऊर्जा है। तो किसको मापने का है ये, ऊर्जा को, एनर्जी को। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर। चलिए कार्य के अधिकतम मान के लिए बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य में कितना कोण होना चाहिए। तो अधिकतम मान के लिए कार्य के बल गुणित विस्थापन क्या होता है फ्रेंड्स, कार्य होता है। और बल और विस्थापन के बीच में कार्य अधिकतम होने के लिए इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये cos थीटा समथिंग वैल्यू होती है और cos 0 अगर हम रख दें तो वैल्यू F/S हो जाएगी, जो कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसलिए इनके बीच में जो ये एंगल होता है थीटा, इसका मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का आशय है। इसका आशय है तो ऊर्जा तो ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही से नष्ट किया जा सकता है, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिर ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है। तो घड़ी का स्प्रिंग इस तरह से होती है और इसमें स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होती है फ्रेंड्स, स्थिर ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। हवाओं की ऊर्जा होती है। तो हवा तो क्या होती है, हमेशा गति करती रहती है, इसलिए उसमें कौन सी एनर्जी होती है, हमेशा या फिर केवल गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ओनली। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्यमान होता है। आप सभी को पता होगा हमेशा बहती है, इसलिए गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है फ्रेंड्स, ये अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन पर। विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करती है, किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत मोटर का क्या काम होता है। तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
चंद्रमा पर जो पेंडुलम है घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो फ्रेंड्स ये इसका आंसर मैं आपको बता दूं, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, और जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 होता है। मतलब क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर जी का मान कम हो जाएगा, और ये कम हो जाएगा, ये कम होगा क्योंकि टी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा ना जी के, ये कम होगा तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो आवर्तकाल हमें पता है, अभी मैंने बताया 2πL/g। लड़की जब झूला झूलती है तो यहाँ बैठी होती है, तो उसकी टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक काउंट की जाती है। ये क्या होती है? धागे की लंबाई होती है, ठीक है। जहाँ पर कोई सी चीज़ बंधी हुई होती है ना, उसकी लंबाई होती है। तो लड़की जब खड़ी हो जाएगी, तो ये खड़ी होने की कंडीशन का हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ मान लो खड़ी हो गई, तो उसकी लंबाई पहले यहाँ से यहाँ तक थी और अब यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, मतलब लंबाई कम हो जाएगी। और लंबाई और ये दोनों क्या प्रोपोर्शनल होते हैं? ये कम होगी तो ये भी क्या हो जाएगा? कम। इसलिए क्या हो जाएगा? घट जाएगा, विल डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर अगर बैठ जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो आवर्तकाल अप्रभावित रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा टी जो द्रव्यमान है m है उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, L और G पर ही डिपेंड करता है, इसलिए अप्रभावित रहेगा। नेक्स्ट है, यदि पेंडुलम घड़ी उपग्रह पर ले जाया जाए तो आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा? तो फ्रेंड्स उपग्रह पर ले जाने पर उसका जो आवर्तकाल है क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हमें पता है आवर्तकाल का फॉर्मूला, अभी मैंने बताया 2π√L/g। उपग्रह में मतलब पृथ्वी के बाहर स्पेस में ले जाया जाता है तो जी का मान क्या हो जाता है? 0। तो 1/0 कितना होता है? इनफाइनाइट। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? अनंत, इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्व शक्ति निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? सभी को पता होगा, शक्ति का, पावर का। सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? किसका काम है? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सोलर सेल। नेक्स्ट है, माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो माइक्रोफोन जो हमारी साउंड एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यदि किसी वस्तु का संवेग दुगना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो फ्रेंड्स संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए। E=P² / 2m। अब क्या दुगना करना है? ये ई डैश संवेग को दुगना कर दिया जाए। चलिए संवेग को दुगना कर देती हूँ। मास में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा। E/E' क्या मिलेगा? P² / 4p²। p² से p² भी कैंसिल हो जाएगा। ई डैश की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4e। तो कितना गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा? ये ई यहाँ पर गतिज ऊर्जा है जो कि कितनी हो जाएगी? 4 × 4 टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार उपकरण किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? फ्रेंड्स ये व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी डज सितार इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर? किस तरह की एनर्जी का ये ट्रांसफर करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाथ से बजाते हैं इसलिए यांत्रिक ऊर्जा होती है, और काय में कन्वर्ट होती है? साउंड क्रिएट होता है इसलिए ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी? तो फ्रेंड्स वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? ये काइनेटिक एनर्जी है, mv² होती है इसका फॉर्मूला। एक नई वाली काइनेटिक एनर्जी मान लेती 1/2, और द्रव्यमान को दुगना करना है, v वैसे के वैसे ही रखना है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेंड्स क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? फ्रेंड्स उसमें ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? वो विद्युत सेल यानी कि इलेक्ट्रिकल सेल के द्वारा। इंजन किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? तो फ्रेंड्स किस तरह की ऊर्जा का रूपांतरण करता है इंजन? ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, हीट इंजन इनटू मैकेनिकल एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात इतना है तो उनके वेगों का अनुपात कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का अनुपात, गतिज ऊर्जा में पता है 1/2 mv² होती है,
तो इसका अनुपात 4:3 दे के रखा है, 1/2। द्रव्यमान दोनों का सेम है, V1 यहाँ पर द्रव्यमान सेम है इसलिए हम रखेंगे। V2 का स्क्वायर, ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, V1 और V1 डिवाइड बाय V2 का यहाँ पर रेशियो क्या मिलेगा, √4/9, जो कि क्या होगा 2/3। तो क्या मिला है, 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोली टकराती और एक अनुप्रस्थ घर्षण मेज पर पड़े एक ठोस बॉक्स में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहती है? तो फ्रेंड्स इसमें केवल संवेग सुरक्षित रहेगा, मोमेंटम ओनली। एक पत्थर ऊपर से गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होती है? तो फ्रेंड्स कभी कोई सी चीज़ ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो सबसे ऊपर जब रहती है तो सबसे ज़्यादा इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। और काइनेटिक एनर्जी टकराने से ठीक पहले सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, भूमि पर पहुँचने से ठीक पहले, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी और सभी जगह समान होगा, मरुस्थलों पर सबसे अधिक होगा। तो कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, क्योंकि ध्रुवों पर जो त्रिज्या है वो क्या होती है, कम होती है। और पिंड का जो भार है, जी है, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी त्रिज्या कम रहेगी उतना गुरुत्वाकर्षण या ज़्यादा रहेगा, इससे उसका भार भी बढ़ेगा। इसलिए ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, हाईएस्ट एट पोल्स। निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं होता है, गुरुत्व नहीं होता है, नो ग्रेविटी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, कितना होता है याद कर लीजिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स इसके परिक्रमण की अवधि, को याद करना होगा, 24 घंटे, 24 आवर्स। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक कौन थे? न्यूटन। एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? भारहीनता का, वेटलेस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ियाँ गर्मियों में क्यों मंद हो जाती हैं? तो इसका क्या कारण है? क्योंकि उनका भार अधिक हो जाता है, दिन बड़े होने के कारण, लंबाई बढ़ जाती है, या फिर दिन छोटे हो जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इसका दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है, क्योंकि T इज प्रोपोर्शनल टू L, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या करता है उसको, पृथ्वी का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे क्या प्रोवाइड करता है, गति के लिए त्वरण प्रोवाइड करता है, उसकी गति करने के लिए उसे त्वरण देता है, उसका जो आकर्षण का फोर्स है, प्रोवाइड्स एक्सेलरेशन टू इट्स मोशन, इसलिए वो गिरता नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो क्यों नहीं है? हमें पता है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, किस कारण से नहीं होता है? क्योंकि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्यम मूल से कम होता है। नेक्स्ट, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग किस पर निर्भर करेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी फ्रेंड्स? पृथ्वी की त्रिज्या पर, द रेडियस ऑफ द अर्थ। ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का भार क्या होगा? शून्य होता है, क्योंकि जी का मान 0 हो जाता है। शून्य होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर भार होता है mg और जी का मान शून्य होता है, क्योंकि वो इस तरह से उसको अपोजिट भार कब फील होता है फ्रेंड? जब कोई सी सतह पर वस्तु हो तब भार होता है। ऊपर हवा में उड़ते हुए उसका जो भार है वो 0 होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो जी है वो काम नहीं कर पाता है इसके टच ना होने के कारण, इसलिए शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भूस्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब वह गति करता है, मतलब कोई सी भी सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तो वो कैसे गति करती है? तो भूमध्य रेखा से पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, वेस्ट टू ईस्ट ऑन इक्वेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल क्या हो जाता है? अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है, वेटलेसनेस क्या होती है फ्रेंड्स? ये एक गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तो भारहीन हो जाएगा, भार ही नहीं फील होगा, 0 हो जाएगा।
रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा, रॉकेट किस संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है। और संवेग संरक्षण का ऑप्शन नहीं दिया हो तो न्यूटन की कौन सी गति का नियम? तृतीय नियम भी इसमें लगता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। जैसे ही रॉकेट उड़ने के लिए नीचे आग जलाता है, गैसें छोड़ता है, तो वो गैस की विपरीत पृथ्वी के द्वारा भी बल लगाया जाता है, जिससे वो रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। तो ये तृतीय नियम, प्रतिक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया नियम भी इस पर अप्लाई होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, या फिर वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा? वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जो भार है वो किसके ऊपर? जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जी नहीं रहेगा तो भार जीरो हो जाएगा, एम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिकतम प्रतीत होता है? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर तो जाती है लेकिन वेग नहीं है, त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तब। इसके अपोजिट आप ये भी याद कर लीजिए कि जब नीचे आती है तब उसका जो भार है वो क्या होता है? कम प्रतीत होता है। ये भी याद कर लीजिए। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण, ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, उसकी बूंदें गोल होती है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो फ्रेंड्स किसका संकेत है कि मौसम तूफानी होने वाला है, द वेदर विल बी स्ट्रोमी। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है, मोर। लैंप की पत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, परासरण, विसरण या फिर केशिकत्व? इसका राइट आंसर होगा केशिकत्व यानी कि कैपिलरी। ये क्या होता है कि द्रव यानी कि लिक्विड जो होता है उसका ऊपर चढ़ने तथा नीचे आने की जो घटना होती है उसे कहते हैं कैपिलरी या फिर केशिकत्व। बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ता है, घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो फ्रेंड्स आयतन क्या हो जाता है? घटता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस बर्फ के पिघलने से। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? उसका क्या कम होता है? तापमान, दाब, घनत्व या फिर धरातल से ऊंचाई? तो बादल जो होते हैं वो कम घनत्व के होते हैं, इसलिए क्या करते हैं? वो तैरते हैं। नेक्स्ट है, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वो पानी हटाती है। आयतन के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, भार के बराबर या फिर घनत्व के बराबर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने भार के बराबर अगर वो इक्वल टू वेट पानी हटाएगी। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उत्प्लावन बल का, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा भार के बराबर, इक्विवेलेंट टू वेट। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु इसमें से कौन सी है? तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। कोई सी भी वस्तु वैसे तो पूर्ण प्रत्यास्थ परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, लेकिन अब जो क्वार्ट्स है, क्वार्ट्स की जो प्रत्यास्थता है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए इसको माना गया है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु। नेक्स्ट है, गर्म सूप पानी पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। गर्म सूप ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन ठंडा सूप कम टेस्टी लगता है, क्यों? अब इस टेस्टी तो लगता है लेकिन इसका कारण तो आपने अभी तक सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण फ्रेंड्स क्या है? क्योंकि इसका कारण है फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन इसका रीज़न होता है। गरम सूप का जो पृष्ठ तनाव है वो ठंडे सूप से कम होता है। तो पृष्ठ तनाव जब किसी भी चीज़ का कम होता है ना फ्रेंड्स, ज़्यादा फैलती है। कम पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो ज़्यादा फैलेगी, और ज़्यादा पृष्ठ तनाव रहेगा तो वो क्या होगी? कम जगह पे, इतनी सी जगह पे सिकुड़ के रह जाएगी। और पृष्ठ तनाव कम होगा तो फैल जाएगी। अब ज़्यादा फैलेगी तो उसका टेस्ट भी तो ज़्यादा आएगा, पूरी टंग पे, पूरी ज़ुबान पर फैल जाएगी, इसलिए उसका स्वाद भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसलिए जो गर्म सूप है उसका पृष्ठ तनाव ठंडे सूप से कम होता है। तो फ्रेंड्स ये थे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस। अगर आपको और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप सोनू आर्मी क्लासेस ऐप को ज़रूर विजिट करिएगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आपकी एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दीजिएगा शांत दिमाग से, और सब कुछ रिवीजन करके जाइएगा। एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपको सिर्फ रिवीजन ही करना है, तो रिवीजन करिए। और कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एग्जाम के बाद, पेज पर डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।